स्पेस के बारे में हमने इतनी बात की है कि दिल करता है स्पेस में चले जाएं, लेकिन जाने से पहले ये कुछ फैक्ट्स भी सुनते चले जाना। सबसे पहली चीज़, आपने न्यूट्रॉन स्टार्स का नाम सुना हो या ना, मैं तो बताऊंगा। न्यूट्रॉन स्टार्स वो स्टार्स होते हैं, जब कोई स्टार मरता है उसकी लाइफ साइकिल में बहुत से स्टेजेस आ सकती हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं उसके पास। जैसे कि अगर एक हाई मैस स्टार है और इतना हाई मैस नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके, तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक सुपरनोवा होता है जिसके बाद, और वो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि जब वो फटता है, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है सुपरनोवा के बाद, तो इतनी तेज़ घूमता है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे जब न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो ऑलमोस्ट 1 सेकंड में कोई 60 टाइम्स घूमता है। और ये घूमने का मुराद ये नहीं है कि आप इतनी सी बॉल लें और उसको ऐसे घुमा दें, उसको घुमाना आसान है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा स्टार जिसका एक एटम एक माउंटेन के मैस के बराबर होता है, इतना डेंस स्टार का घूमना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 1 सेकंड में 60 टाइम्स। लेकिन अभी ज़रा सुनो, ये सिर्फ 60 टाइम्स नहीं घूमता, जैसे इसकी लाइफ साइकिल बढ़ती जाती है, ये आगे चलता जाता है अपनी लाइफ में, तो ये एक टाइम आता है कि 1 सेकंड में 600 टाइम्स भी रोटेट कर सकता है। यानी यार इसके ऊपर जाना तो यार बनता है। दूसरी चीज़, ये बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। आप ज़रा सोचो 2 मिनट के लिए कि हमारे यूनिवर्स में कितने केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारे सन भी इतने ज़्यादा केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं कि अगर हम उसकी आवाज़ सुन सकते तो हम जिंदा ही ना होते, कोई स्पीशी यहाँ पर जिंदा ना होते, क्योंकि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। साउंड ये नहीं है कि सिर्फ आपके कान के पर्दे फट जाएंगे और आप बहरे हो जाएंगे, नहीं, साउंड आपको बिल्कुल ही मिटा सकती है। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरे यूनिवर्स में बेशक जितनी भी एनर्जी है, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, कहीं भी आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि कोई एयर है ही नहीं, कोई मीडियम नहीं है यूनिवर्स में जहाँ से आवाज़ ट्रैवल कर सके। और ये नेचर का सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं आवाज़ होती तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ना कर सकती, और अगर आवाज़ होती भी सही तो जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को ये तोड़ने ताड़ने में लग जाती, और कहीं लाइफ का नामो निशान ना होता। तो इसलिए नेचर को थैंक यू कहना बनता है। अब एक बहुत मज़े की चीज़ है कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं। वैसे एक्चुअली हमें कोई नहीं पता, कि हमने कोई गिने नहीं कि यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं। हम अपनी मिल्की वे में भी एस्टिमेट ही लगाते हैं कि हमारे कितने स्टार्स हैं, हमें कोई एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि स्टार्स वही अनकाउंटेबल हैं, हम उनको काउंट कर ही नहीं सकते। आज कल कर सकें तो पता नहीं, इस टेक्नोलॉजी के साथ जो आज हमारे पास है इससे भी हम नहीं कर सकते। कोई फ्यूचर में डेवलपमेंट हो जाए तो मैं हूँ ना, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बनाऊँगा। अब देखो, अगर हम एक एस्टीमेट लगाएं कि हमारे यूनिवर्स में कितने ज़्यादा स्टार हैं, क्योंकि भाई हमें तो जानना है हर सूरत, तो एक ख़ास नासा ने एक नाम हमें दिया है जिसको हम कहते हैं जिलियंस, कि हमारे यूनिवर्स में जिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हम जिलियन का क्या मतलब है? जिलियन जो है वो एक्चुअली अनकाउंटेबल होता है, मतलब है कि आप कह सकते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन यार फिर भी कोई नंबर है। तो अगर हम बात करें, ज़रा गहराई में जाएं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एस्टिमेट दिए, लेकिन उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक एस्टिमेट दिया है कि हमारे यूनिवर्स में अराउंड एक ख़ास वर्ड यूज़ होता है जिसको हम सेक्सटिलियन कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा वर्ड होता है। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो 70,000 मिलियन स्टार्स हैं। आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जो नंबर आएगा कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन आराम से, क्योंकि यूट्यूब उसको स्पैमिंग समझ के हटा देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन फिर भी हमें कोई भी कंफर्म नहीं है। अब अगला फैक्ट भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि अक्सर आपने यूनिवर्स में मिल्की वे की पिक्चर देखी होगी। भाई मिल्की वे की पिक्चर ये है, ये अर्थ की पिक्चर, चलो अर्थ की तो समझ आती है, ये जी इस स्टार की पिक्चर है। लेकिन एक्चुअली एक बड़ी मज़े की बात है कि हम आज तक कभी मिल्की वे से बाहर निकल ही नहीं सके, तो हम मिल्की वे की हमने पिक्चर कैसे बना ली? ये सवाल मेरा आपसे, चलो मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक्चुअली एस्टीमेट्स होते हैं। हम उन गैलेक्सीज़ को स्टडी करते हैं जो कि हमारी मिल्की वे की तरह दिखती हैं, हमें ऐसा लगता है, तो हम उनकी पिक्चर लेके हम उनको एज अ मिल्की वे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम तमाम स्टूडेंट से कहते हैं कि ये एक मिल्की वे गैलेक्सी है एग्जैक्ट, क्योंकि हमें कोई भी हमारी बॉडी जो कि गैलेक्सीज है ख़ास तौर पे, हमें किसी की एग्जैक्ट शेप का नहीं पता। तो अगली दफ़ा जब भी आप ऐसी पिक्चर देखो तो उसको ये ना समझना कि एग्जैक्ट मिल्की वे है, समझ आई? अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी चीज़ पे, किसी हमारी बॉडी पे एटमॉस्फेयर ना हो, यानी हवा ना हो, जिसको हम ऑक्सीजन वगैरह एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, जिसमें कोई भी मतलब मैस हो ही ना एटमॉस्फेयर में, तो क्या हाल होगा? इसकी एक एग्जांपल आप मून से ले सकते हैं, क्योंकि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और जो पहला मून लैंडिंग मिशन था, जो कि अपोलो मून लैंडिंग मिशन जिसको हम कहते थे, तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे पहली दफ़ा, और उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पर रह गए थे, क्योंकि अब कोई एटमॉस्फेयर तो थी नहीं उनको मिटाने के लिए। तो एस्टिमेट किया जाता है कि
भाई वो फुटप्रिंट्स अभी भी तकरीबन 10 करोड़ साल तक उधर ही रहेंगे, क्योंकि उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहें, क्योंकि जब तक कोई भी फोर्स मून पे एक्ट नहीं करेगी तब तक इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत हैरानी की बात है कि 10 करोड़ साल तक फुटप्रिंट्स वो उधर ही रहेंगे जब तक उधर जाके कोई मिटा नहीं लेता। तो ये है एटमॉस्फेयर ना होने का नतीजा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो उसका नतीजा यार आपको पता। सब्सक्राइब को छोड़ो, एक कमेंट ज़रूर करना, अपने थॉट्स का इजहार ज़रूर करना। अगली दफ़ा मिलेंगे, तब तक के लिए